फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल थिंक ज्योग्राफी। दोस्तों आज की इस सेगमेंट में हम बात करेंगे डीएसएसबी पीजीटी की ज्योग्राफी सिलेबस के बारे में। जो भूगोल सब्जेक्ट है, हमारा जो भूगोल विषय है, उस विषय का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे क्योंकि यही महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही हमारा बेस होता है और इसके आधार पर ही हमें अलग अलग बुक से अलग अलग चीज़ें जो मैटर कलेक्शन होता है उनसे हम सारी चीज़ें करके फिर हम जो है अपनी तैयारी को एक नए आयाम तक ले जा सकते हैं। बिना इसके शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहला हमारा जो काम है वो है सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करना। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये कई सारे यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं सिलेबस को। एक एक यूनिट्स को हम देखेंगे कि किस यूनिट्स में क्या पढ़ना है हमें इस सिलेबस में, ठीक है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा इसमें पहला यूनिट्स है, जिसमें हमारा पहला यूनिट्स जैसे यहाँ पर लिखा गया है जियोग्राफी एज डिसिप्लिन। ज्योग्राफी और उसके जो क्या है अनुशासनात्मकता जो है ज्योग्राफी की, उसके बारे में बताया गया है कि ज्योग्राफी एंड डिसिप्लिन दिया गया है। भूगोल एक अनुशासनात्मक रूप में कैसे हम अध्ययन करते हैं, ये इसका विकास कैसे हुआ, इन सब चीज़ों की है। तो इसमें पहला क्या है कि ज्योग्राफिकल आइडियाज इन एंशिएंट, यानी जब ज्योग्राफी बुक्स लिखी जा रही थी तो इसके आइडियाज़ कैसे डेवलप हुए, कौन कौन से थॉट्स क्रिएट हुए, इन सब चीज़ों की चर्चा पहले टॉपिक्स में हमारा जो किया गया है। सब टॉपिक्स तो ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन है। इसके अंतर्गत जो सब टॉपिक्स है उसमें ज्योग्राफिकल आइडियाज़ एंड एंशिएंट की बात की गई है। प्राचीन में भौगोलिक विचार को लेकर हमें कौन कौन से भौगोलिक विचारक हैं जिन्होंने अपने योगदान दिए। इसके बाद जो पहले तो एंशिएंट की बात किया, फिर उन्होंने मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स के बारे में जो कंट्रीब्यूशन रहा उसमें वारेनियस का है, कांट का है, रेने का है, हम्बोल्ट एंड रिटर्स का है, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्थोपेन एंड डार्विन का है। डार्विन का सिद्धांत भी बहुत सारा जो है पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में, क्या मोस्टली जो है एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। डार्विन, रिस्थोपेन, वारेनियस, कांट और हम्बोल्ट के जो है ये यहाँ से तो ये हैं। इसके अलावा बिडालीला जो ब्लास है हमारे और रेटजल हैं। तो ये मिडिवल और मॉडर्न पीरियड्स के जो दो ये अलग अलग राइटर्स हैं, अलग अलग जो विचारक हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। साथ ही साथ एंशिएंट जो आइडियाज डेवलप हुए हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। दो एस्पेक्ट में है। एक तो जब इसका विकास हुआ ज्योग्राफी का तो वो फॉरेनर के कुछ ज्योग्राफर्स थे और कुछ इंडियन ज्योग्राफर्स जो थे, ठीक, उनके भी कंटेक्स्ट में हम पढ़ना है। इसके बाद कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, जो समसामयिक भूगोल हमारा है, जो चर्चा में हमेशा रहता है। समसामयिक भूगोल की बात कर रहे हैं हम। समसामयिक भूगोल की चर्चा जो हमेशा बना रहता है, वहां से हम इन चीज़ों को देखेंगे। इसमें क्या करना है, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार को भी इसमें शामिल किया गया है कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार जो हमारा हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात, कैसे परिवर्तन देखने को हमें मिला, ये है। इन्वायरमेंटलिज्म यानी पर्यावरणवाद एक कॉन्सेप्ट है, वो है। इसके बाद एरियल डिफ्रेंसिएशन जो हमें पढ़ना है, क्षेत्रीय जो भेदभाव है उनके बारे में हमें देखना है। फिर एक्सपिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे हैं, स्थानिक जो संगठन है, बनाए गए हैं बहुत सारे संगठन, ठीक, तो उनको देखना है। फिर बिहेवियरल एंड परसेप्चुअल ज्योग्राफी के बारे में हमें पढ़ना है, यानी व्यवहारिक एंड अवधारणात्मक भूगोल के बारे में हमें पढ़ना है। फिर पॉजिटिविज्म इन ज्योग्राफी, पॉजिटिविज्म इन ज्योग्राफी मतलब सकारात्मक भूगोल में जो सकारात्मकता देखी जाती है वो है। इसके बाद ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी पढ़ना है, मानववाद भूगोल की बात कर रहे हैं हम, ठीक। फिर मार्क्सिस्ट ज्योग्राफी एंड क्रिटिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। फिर हमें मार्क्सिस्ट ज्योग्राफी जो हमारे मार्क्सवादी आलोचक हैं उनके बारे में, और इसके बाद जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो सोशल थियरीज के बारे में पढ़ना, और फिर डेवलपमेंट इन इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है कि इंडिया में भूगोल का विकास कैसे हुआ, ठीक। तो
इनके बारे में पढ़ना है। इतना सारा सेगमेंट हमें यूनिट 1 में कंप्लीट करना है। इसके बाद यूनिट सेकंड्स में हमें पढ़ना है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़नी है और उसके विकास को देखना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ। इसमें सबसे पहले हम पृथ्वी की उत्पत्ति हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम से हुआ, सौर से हुआ है, यानी जो है सूर्य से हम मानते हैं कि पृथ्वी जो है अलग हुई है। एक स्टार है सूर्य, और स्टार से ही जो है पृथ्वी का बना। उसके अलावा पृथ्वी के पूरे विकास को हम देखेंगे, फिर उसमें पृथ्वी की गतियां देखेंगे, ठीक, मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियां, परिक्रमण गति जो रोटेशनल है, और रिवोल्यूशन इसके विकास, इसकी जो क्रांतियां, बहुत सारे जो अलग अलग विकास को लेकर इसकी, ठीक, बहुत सारे द्वंद्व हुए, उन सबको देखेंगे। फिर इसमें एक है अक्रॉस ऑफ डे एंड नाइट, इक्विवेलेंस ऑफ डे एंड नाइट, यानी दिन और रात कैसे होते हैं, इनकी चर्चा है। चेंज ऑफ सीजन्स, मौसम जो ऋतु परिवर्तन होता है वो कैसे होता है। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइंडिंग टाइम करेंगे, जो विश्व के कुल टाइमिंग जोन को डिवाइड किया गया है उनको भी देखेंगे। साथ ही साथ हम भारत में टाइम जोन कौन सा है और कहाँ से गुजरता है, कितने स्टेट से गुजरता है, कितने जो है अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं। इन सब चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। इसके अलावा जो पृथ्वी के इंटर जो पार्ट हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं हैं, ओरिजिन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ओशन बेसिस, वैगनर्स कॉन्टिनेंटल थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी, वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर थ्योरीज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज पढ़ेंगे, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस को ध्यान में रखते हुए, ठीक। फोल्डिंग एंड फ्लूटिंग पढ़ेंगे, यानी भ्रंशन और संवलन पढ़ेंगे हम, ठीक। इसके बाद ओरिजिन ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी की उत्पत्ति है उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट आए, उन कॉन्सेप्ट में जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस है जो ओल्ड थियरीज मानी जाती है, फिर बिग बैंग थियरीज है जो न्यू सबसे लेटेस्ट थियरीज मानी जाती है, बिग बैंग थियरीज। इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, एटमॉस्फेयर एंड ओशन, यानी जो कॉन्टिनेंट्स का विकास कैसे हुआ, एटमॉस्फेयर्स कैसे बने, ओशंस कैसे बने, इन सब की चर्चा हम करेंगे यूनिट 2 में। इसके बाद यूनिट 3 हमारा जो आता है, यूनिट 3 में हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन एंड कॉन्टिनेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि जो कॉन्टिनेंट constitutions of earth interior based of सिस्मिक एविडेंस, जो हमारा सिस्मिक एविडेंस के आधार पर जो, ठीक है, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। ओरिजिन ऑफ द कंटिनेंट्स एंड ओशन बेसिन को हम पढ़ेंगे, ठीक वही बातें हैं ऊपर वाले जो यूनिट्स में बात कही गई थी। वेगनर थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक की बात कही गई थी। प्लेट मूवमेंट एंड इंटीरियर्स, वॉल्केनोज एंड सिटीज के बारे में बात की गई। तो हम ये सेगमेंट्स को यूनिट 3 को यूनिट 2 के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ही हम यहाँ पर जो है इंटीरियर अर्थ में हम इसको एक साथ करके देख लेंगे। इसके बाद यूनिट 4 जो कह रहा है लैंड फॉर्म्स, जो हमारे हैं अलग अलग जो स्थलाकृतियां हैं, उन स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। स्थलाकृतियों में मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी चट्टानों के प्रकार पढ़ेंगे, और किन किन चट्टानों में किन किन चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वो कैसे बनते हैं, इनको पढ़ेंगे। रॉक साइकिल्स पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस मिनरल जियोग्राफिक्स प्रोसेस एंड ड्यूरेशन पढ़ेंगे। फिर इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस से, इंडोजेनिक जो प्रोसेस है और एक्सोजेनिक जो प्रोसेस है उसके द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसमें हम पढ़ेंगे। उन एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक में फिर मास वेस्टिंग्स, इसके अलावा लैंडस्लाइड्स जो हमारा है, वर्क ऑफ रिवर्स, नदियां जो है अपनी कैसे कार्य करती हैं, उनके कार्यात्मक में कौन कौन से स्थल रूप, जैसे लाइक नदियां अपर्दन का कार्य करती हैं, नदियां लिच्छेपण का कार्य करती हैं, लिच्छेपण करती हैं तो कौन कौन से स्थलाकृतियां बनती हैं, अपर्दन का कार्य करती हैं तो कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। इन सबको डिटेल से एक एक करके जो है मैप के माध्यम से हम देखेंगे जब
है। तो हम चित्र के माध्यम से जब इन चीज़ों को समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर्स होगा इन चीज़ों का। ग्लेशियर विंड्स एंड सी वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन यानी मृदा का निर्माण कैसे होता है, इनको भी हम देखेंगे। तो ये यूनिट 4 है हमारा। इसके बाद यूनिट जो 5 है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है, और ये क्लाइमेट में हम एटमॉस्फेयर्स पूरे क्लाइमेट्स की बात करेंगे वर्ल्ड लेवल पर, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे। इसमें कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे कि जो उसके एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन हुआ, एटमॉस्फेयर कैसे बना। आइसोलेशन एंड टेम्परेचर्स पढ़ेंगे, जो हमारा सौर्य ताप है, टेम्परेचर है, तापमान है, और आइसोलेशन जो सूर्य ताप है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स एंड विंड, एटमॉस्फेयर यानी वायुदाब, जो वायुदाब है, वायुमंडलीय वायुदाब है, और उस वायुदाब के कारण जो विंड इधर उधर जो है मूवमेंट करती हैं, और विंड्स कैसे, कौन कौन से प्रकार की विंड्स होती हैं। मूलतः जैसे कि हम विंड्स पढ़ते हैं, कुछ विंड्स ऐसे होती हैं जो सदानीरा होती हैं, जो एक जगह बहती हैं, ग्लोबली विंड्स कही जाती हैं, या कुछ विंड्स जो है प्लेसेस पार्टिकुलर अलग अलग प्लेस पर पाई जाती हैं। तो इन सब को देखेंगे। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक में जो मॉइस्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे, और सबसे बड़ा इसमें जो है साइक्लोन्स। हमारे साइक्लोन 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो है साइक्लोन्स होते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, और एक जो है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा भी 2 हैं सदर्न पार्ट्स में जो है, यानी लेटीट्यूड्स जो हमारा 0 डिग्री भूमध्य रेखा है उससे जो है उत्तरी गोलार्ध में जो भूकंप आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में जो साइक्लोन आते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में साइक्लोन आते हैं उनकी क्या स्थिति होती है। तो इनको हम देखेंगे इस चैप्टर्स यूनिट्स में, यूनिट 5 में। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स के बारे में, चूंकि कोपन और थार्नथवेट 2 ऐसे महान जो है भूगोलवेत्ता रहे हैं जिन्होंने पूरे विश्व को जो है पूरे विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया हुआ है, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व के साथ साथ भारत में भी हम इनके जो है डिविजन्स को देखेंगे। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का कॉज एंड इफेक्ट्स हम देखेंगे, कारण और इसके प्रभाव को हम देखेंगे कि विश्व में जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, यानी क्लाइमेट जलवायु का जो चेंजमेंट हो रहा है उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे करके हम इस 5 यूनिट्स को यहाँ तक खत्म करेंगे। इसके बाद ओशंस के बारे में पढ़ेंगे, ओशन के पूरी ज्योग्राफीज को देखेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी में फॉर ओशन फ्लोर्स, इसमें सबमरीन रिलीफ फीचर्स एंड अटलांटिक्स, ठीक, जो अटलांटिक महासागर में जो कटक हैं उनके बारे में देखेंगे। मोमेंट ऑफ ओशन वाटर्स और पैसिफिक इंडियन ओशंस के, पैसिफिक ओशंस और इंडियन ओशंस, जैसे कि हम जानते हैं कि विश्व में 4 महासागर हैं, उसमें पैसिफिक हो गया, जो हमारा अटलांटिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया, साथ ही साथ आर्कटिक ओशन हमारा हो गया। तो इस तरह से हम ये देखेंगे। इसके बाद इन ओशंस में चूंकि ये इधर उधर मूवमेंट जल करता है तो करंट्स बनती हैं, तो करंट्स देखेंगे कौन कौन सी करंट्स कहाँ कहाँ से जाती हैं, कौन सी ओल्ड करंट हैं, कौन सी वार्म करंट्स है, इनको देखेंगे। फिर टाइडल्स एंड वेव्स देखेंगे, हमारे जो ज्वार भाटा है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद मैरिन डिपॉजिट्स एंड कोरल रीफ के बारे में देखेंगे। कोरल रीफ जो विश्व की महानतम कोरल रीफ, जैसे भारत में हम बात करें तो लक्षद्वीप एक कोरल द्वीप है, अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है कोरल द्वीप से है। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि विश्व स्तर में जो सबसे बड़ी कोरल रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा 7 नंबर यूनिट्स है, यूनिट 7 कह रहा है लाइफ ऑन द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर जो है जीवन कैसे हुआ, तो अप्रोच ऑफ इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, लैंडस्केप्स, इकोसिस्टम एंड पार्टिसिपेशन ऑफ अप्रोच देखेंगे। मैन एंड बायोस्फीयर्स को देखेंगे। इंटरेक्टिव एंड डायनामिक रिलेशनशिप दोनों में क्या है, कैसे इन्वायरमेंट के बीच और ह्यूमंस के बीच, यानी जीवों और पर्यावरण के बीच आपसी संबंध को हम देखेंगे। ह्यूमन इम्पैक्ट एंड बायोजियोकेमिकल
रिसाइकलिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जैव भू रासायनिक चक्र जो हमारे जैसे जल चक्र है, कार्बन चक्र है, ठीक है, नाइट्रोजन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है। तो इस तरह से इन चक्रों को भी हम एक एक करके देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट 8 नंबर कह रहा है कि इंडिया के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी बेस ऑफ इंडियन स्टेट टेरिटरी। सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट होगा इंडियन ज्योग्राफी में, वो इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में, उसके मैप को डिजाइन करेंगे। हम मैप को पहले देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट हैं और कौन कौन से जो हैं हमारे टेरिटरी हैं, यानी संघ क्षेत्र हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनका लोकेशन पढ़ेंगे, एक्सटेंट पढ़ेंगे, शेप एंड साइज की बात करेंगे कि इनका जो शेप दिखता है, जैसे भारत चतुष्कोणीय रूप में दिखता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। इसके बाद यूनिट 9 में हम देखेंगे फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी में स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, फिजियोग्राफिक डिविजन्स देखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे और इवेल्युएशन देखेंगे। ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये पढ़ना है, ठीक। फिर इंडिया की हम क्लाइमेट्स के बारे में और वेजिटेशन एंड सोल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो इंडिया की हमारी है उसके बारे में। फैक्टर्स कंट्रोलिंग क्लाइमेट है इंडिया, ओरिजिन्स एंड मैकेनिज्म क्या है, मानसून, यानी भारत में जो मानसून की उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है, ये है। सीजन ऑफ इंडिया, जो भारत में अलग अलग ऋतुएं होती हैं वो कैसे होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट इन कोपेन एंड थॉर्नथ्वेट एंड टिवार्था। कोपेन, टिवार्था एंड थॉर्नथ्वेट जो है, 3 लोगों के हम क्लासिफिकेशन इंडिया में पढ़ेंगे जो उसके क्लाइमेट्स की हैं, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट्स का सबसे अधिक जो है वेरिएशन जो देखने को मिलता है वो इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक। इसके बाद सोइल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मृदा है हमारी, उसके बाद पढ़ेंगे। मृदा में मृदा के टाइप्स पार्ट की बात करेंगे। और ICAR जो एक ICAR के द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सॉइल्स को, जो डिवीजन किया गया है, वो सॉइल्स प्रॉब्लम, मृदा की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, और मृदा को संरक्षण करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। लाइक जैसे मृदा को जो है बंजर होने से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, जिप्सम का हम उपयोग कर रहे हैं, रे, ठीक। इसके बाद यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं, वेजिटेशंस हैं, वनस्पतियाँ हैं, टाइप्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ये हम पढ़ेंगे यूनिट 10 में, ठीक। साथ ही साथ कंजर्वेशन भी पढ़ेंगे, जो हमारे वनस्पतियाँ हैं उनका जो संरक्षण हो रहा है। जैसे इसके अलावा वर्ल्ड लाइफ्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे वर्ल्ड लाइफ्स हैं, इट्स कंजर्वेशन, और इसके साथ साथ वर्ल्ड लाइफ की कंजर्वेशन, उसके संरक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ यूनिट 11 में हम पढ़ेंगे नेचुरल हैजार्ड एंड डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे, इसके कॉजेस जानेंगे, क्या क्या कारण है, ठीक। कंसिक्वेंस एंड मैनेजमेंट इन इंडियाज इन्वायरमेंट हैजार्ड, फ्लड है, ठीक है, थ्रोट है, साइक्लोन्स है, यानी जो बाढ़ है, सूखा है और साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड्स हैं, ये आपको दिख रहा होगा कि इसमें ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। ह्यूमन एडजस्टमेंट ऑफ टू हैजार्ड्स, यानी जो घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं से कैसे जो है मनुष्य प्रभावित हो रहा है। हैजार्ड प्रिपरेशन एंड माइग्रेशन, यानी मनुष्य का जो इसमें नुकसान, मनुष्य के द्वारा जो नुकसान हो रहा है, और माइग्रेट कैसे कर रहे हैं मनुष्य, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस एंड लीगलाइजेशंस ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम साथ साथ अब नेक्स्ट हमारा जो 12th यूनिट है, यानी यूनिट 12 कह रहे हैं कि इकाई 12 में कहा गया है कि ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, यानी मानव भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में हमें पढ़ना है कि मानव भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि मानव भूगोल या अन्य जो सेगमेंट अभी हमने बताए वो एक अलग अलग विस्तृत है, बहुत हैं, लेकिन हमें इस सिलेबस के अकॉर्डिंग वही पढ़ना है जो सिलेबस में कहा गया है। सिलेबस एनफ है, अगर हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कवर, मोस्टली सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, कुछ भी बचता नहीं है सिलेबस के अकॉर्डिंग। और हमने पेपर्स जो एनालाइज किया है, पेपर्स जो हमने देखा है, ये हमने पाया है कि ये जो पूछे जा रहे हैं प्रश्न वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, डिक्टो कहीं से कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आए हैं इस सिलेबस से, ठीक। तो
ह्यूमन ज्योग्राफी एंड नेचर स्कोप, ह्यूमन ज्योग्राफी के जो मानव भूगोल है उसका जो प्रकृति है उसके क्षेत्र हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेचर एंड स्कोप ह्यूमन ज्योग्राफी, अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के कौन कौन से उपागम है, जिसमें डिटर्मिनिज्म हम पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटलिज्म में डिटर्मिनिज्म पढ़ेंगे, फिर पॉसिबिलिज्म पढ़ेंगे, नियो डिटर्मिनिज्म पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरलिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसमें हमें सिर्फ मानव भूगोल में ये इसके अप्रोच क्या क्या है ये हमें पढ़ना है, बाकी सारी चीजें हमें मानव भूगोल में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, इसके अलावा जो यूनिट 13 है पीपल्स एंड वर्ड्स के बारे में हमें देखना है। पीपल एंड वर्ड्स में हम जनसंख्या भूगोल की बात करेंगे। जैसे जनसंख्या भूगोल हम मान लें इसे, तो दो कॉन्टेक्स्ट में हम इस चीज को पढ़ेंगे। एक तो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, एक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम इस चीज को देखेंगे। इसमें ट्रेंड जो है एंड पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो हमारा अभी ट्रेंड चल रहा है हाल ही में, और जो ट्रेंड्स का मतलब कि जैसे अलग अलग डिविजन्स किए गए हैं, अत्यधिक मृत्यु दर, अत्यधिक जन्म दर, ऐसे करके ये सारी चीजें, इनका पैटर्न क्या है, ग्रोथ का जो पैटर्न है अलग अलग ठीक पॉपुलेशन का है, ये हम देखेंगे जनसंख्या में। इसके अलावा एक माल्थस, जो माल्थस की थ्योरीज भी हम इसमें ही जनसंख्या भूगोल में देख लेंगे। ठीक, उसे इसमें लिखा नहीं, डिटरमिन्स एंड पैटर्न पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन थियरीज में ही माल्थस की थियरीज हम इसी में पढ़ लेंगे। माल्थस की थियरीज, चूंकि ये जनसंख्या भूगोल का विषय है तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेमोग्राफिक और ट्रांजिशंस, ह्यूमन माइग्रेशंस, इससे पहले भी ह्यूमन माइग्रेशंस की बात की गई थी। पैटर्न एंड ह्यूमन ऑफ डेवलपमेंट्स के बारे में हम इतना तो हम जो है जनसंख्या भूगोल से पढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो आर्थिक भूगोल है हमारा, ह्यूमन एक्टिविटी वर्ड्स एंड इंडिया, जो हमारा आर्थिक भूगोल में है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है, उसमें मानव की जो गतिविधियां हैं, मानव की एक्टिविटीज हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उसमें प्राइमरी लेवल पर हंटिंग है, गैदरिंग है, हार्डिंग्स, ये से नोमेडिक्स एंड कॉमर्शियल्स तो होते हैं, एंड नंबरिंग्स, फिशिंग्स यानी मछली पालन जो होता है, मछली पकड़ना जो होता है ये है। माइनिंग्स एंड एग्रीकल्चर्स, जो हमारे माइनिंग्स है, ठीक है, वो, और साथ ही साथ कृषि, एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव्स में बहुत सारे चीज़ें हम देखेंगे। सब मेजर्स क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारी महत्वपूर्ण फसलें हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी बात हम करेंगे तो प्राइमरी में तो हम ये देखेंगे, सेकेंडरी में जो हमारे है उसमें इंडस्ट्रीज देखेंगे, उनके क्लासिफिकेशन देखेंगे, थीरीज एंड लोकेशन देखेंगे। मेजर इंडस्ट्रीज वर्ड्स में मेजर इंडस्ट्रीज हमारे जो भारत में है उनको हम देखेंगे। रिसेंट ट्रेंड्स एंड इंडस्ट्रीज देखेंगे। वर्ड्स कंपैरिजंस में ये सारी चीजें हम जो देखेंगे वो इंडिया के प्रॉस्पेक्ट में भी पढ़ेंगे और विश्व के प्रॉस्पेक्ट में भी, दोनों चीजों में देखेंगे, क्योंकि इसने कहा कि वर्ल्ड कंपैरिजंस के अकॉर्डिंग जो हमें पढ़ना है। ट्रेड या मतलब तृतीयक जो क्रियाएं होती हैं उसमें सर्विस आता है हमारा। क्वार्टरली जो फोर्थ क्रियाएं होती हैं इसमें क्वार्टरली एक्टिविटी आती हैं, जो तुरसक क्रियाएं हैं। ठीक, इसके बाद प्लानिंग इन इंडिया के बारे में देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से डेवलपमेंट के लिए प्लान्स किए गए हैं, ये है। टारगेट एरियाज प्लानिंग के कौन कौन से हैं। आइडियाज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमारा जो है 17 चीज़ें निर्धारित की गई हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के लिए, 17 गोल्स उसमें निर्धारित किए गए हैं कि इनके द्वारा जो है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की बात कर सकते हैं। फिर हमारा यूनिट 15 कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो हमारा परिवहन भूगोल एक आता है, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे ट्रेड्स एंड इंडियाज के कंसेप्ट में, दोनों वर्ल्ड एंड इंडिया के देखेंगे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रोड, रेलवे, वाटरवेज एंड एयरवेज, ये चार जो महत्वपूर्ण जो हमारे परिवहन की सुविधाएं हैं, उनमें रोड से जो होती हैं, कितनी रोड्स भारत में, कुल अलग अलग स्टेट्स में रोड्स की बात हम करेंगे। साथ ही साथ विश्व में देखेंगे कि सर्वाधिक रोड्स कहाँ हैं, तो सर्वाधिक एयरवेज कहाँ है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे किसका डेवलपमेंट हुआ है, इन सब चीज़ों को भी हम इस यूनिट 15 में देखेंगे। क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है तो हम एक एक चीज़ को डिटेल से चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम रिटर्न नहीं कर पाएंगे, ठीक। फिर भी हम एक एक करके जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा
करेंगे। ऑयल एंड गैसेस पाइपलाइंस के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड्स इसमें है, नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड्स में अलग अलग जगह इलेक्ट्रिक ग्रिड्स लगाए गए हैं। इसमें थर्मल पावर की बात की जा रही है, जो हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उनकी बात की जा रही है भारत में, तो इन सब की भी चर्चा इसमें करेंगे। कम्युनिकेशन नेटवर्क, रेडियोस जो है उनके, टेलीविजन, सैटेलाइट्स एंड इंटरनेट्स जो अभी छोड़े जा रहे हैं हाल ही में सैटेलाइट्स, क्योंकि ये सेगमेंट करंट्स का है तो यहाँ से हमें पढ़ना ही पढ़ना है, दूसरा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, करंट के थ्रू पढ़ना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड्स जो हमारे हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है, बेसिक एंड कंपोनेंट्स, ट्रेड बैलेंस कैसे हो रहा है, मेजर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज फॉरेनर ट्रेड्स, सी रूट्स कौन कौन से हैं, यानी जब हम व्यापार, समुद्री जो मार्ग हैं व्यापार के वो कौन कौन से हैं, इनलैंड वाटरवेज कौन कौन से हैं, और जो एक तो हो गया सी रूट से और एक हो गया इनलैंड्स जो हमारे नदी की बात हम कर सकते हैं, नदी से जो वाटरवेज बनाए गए हैं, जैसे हमारा जो है सबसे बड़ा वाटरवे जो बनाया गया है वो वाटरवे 1 को किया गया है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच का जो भाग है वो किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है सी पोर्ट एंड थियरीज, हंटिंग लैंड्स, हंटरलैंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक। फिर यूनिट 16 हमारा कह रहा है कि ह्यूमन सेटलमेंट वर्ल्ड एंड इंडिया के कंसेप्ट में, जो हमारा अधिवास भूगोल है, ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी मानव अधिवास भूगोल की बात हम कर रहे हैं, उसमें अनस्टेबल्स एंड स्टेबल सेटलमेंट्स की बात करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो इस अस्थायी निवास है और अस्थायी निवास, दोनों की बात हम करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें रूरल सेटलमेंट पार्टिकुलर इसमें देखना है हमें, रूरल के साथ साथ अर्बन भी हम देखेंगे। इसके वर्जन कहते होते हैं, टाइप एंड पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं, ठीक, लाइक्स की मेगापोलिस है या फिर जो है कस्बा है, सिटीज है, क्या है, कैसे है, ये सब चीज़ें देखेंगे। उसी तरह से छोटे छोटे जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पर जानते हैं, ये भी हम देखेंगे, ठीक। अर्बन सेटलमेंट्स को हम पढ़ेंगे और इसके वर्जन्स को पढ़ेंगे, ग्रोथ ऑफ टाउन्स को पढ़ेंगे। इसके बाद फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जो है टाउन्स की बात पढ़ेंगे, यानी जो शहर को कैसे डिवाइड किया गया है, किस बेस पे उनके क्रियात्मक इकाई के रूप में कैसे विभाजित किया गया है, इनको हम देखेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन वर्ल्ड्स, जो विश्व में एक समस्या उत्पन्न हुई है अर्बनाइजेशन को, शहरीकरण को लेकर जो एक समस्या उत्पन्न हुई है वो कैसी है और भारत में कैसा है, तो ये हम देखेंगे अर्बनाइजेशन इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। अर्बनाइजेशन, स्लम एंड सिक्वेंटर्स के बारे हम पढ़ेंगे, जो स्लम एरियाज हैं वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ सिटीज की बात पढ़ेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेगा सिटीज, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन डेवलपमेंट कंट्रीज, तो ये तो हमारे सिलेबस की यूनिट नंबर 16 में जो है मानव जो है अधिवास भूगोल था। इसके बाद है यूनिट 17 हमारा कह रहा है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन दिस सेलेक्ट इश्यूज ऑन प्रॉब्लम्स, जो हमारे सिलेक्टिव इश्यूज हैं वर्तमान में जो उसके ज्योग्राफिकल पर्सपेक्ट में हमें देखना है, यानी जो भौगोलिक समस्याएं हैं, ठीक है, उसमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स है, लैंड्स जो है उनकी प्रॉब्लम्स है, वाटर्स की प्रॉब्लम्स है, एयर है, नॉइस है, ध्वनि, ठीक। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा वैश्विक तापन है, पॉवर्टी गरीबी की बात कर रहे हैं हम, फूड सिक्योरिटी, ठीक है, फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा, चूंकि यहाँ से क्वेश्चंस हमने देखा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से जो पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद यूनिट 18 कह रहा है जनरल कार्टोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ सब सेगमेंट है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे हमने चर्चा इसलिए किया क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जब तक हम इन चीज़ों को समझ नहीं लेते एक एक चीज़ को, तब तक हम आगे सिलेबस को फिर कैसे पढ़ पाएंगे, ठीक। तो हम इन्हीं की बात कर रहे थे। यूनिट जो हमारा
18 है एलिमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स, मानचित्रों का वर्गीकरण और उसके कौन कौन से तत्व हैं, इनके बारे में पहले बात कही गई है इस यूनिट के पहले सब टॉपिक्स में। फिर स्केल पढ़ेंगे, मापक पढ़ेंगे, मैप प्रोजेक्शन जो हमारे प्रक्षेप हैं उनको पढ़ेंगे, फाइंड डायरेक्शंस जो दिशा है, फाइंडिंग डायरेक्शंस कैसे दिशा को हम ज्ञात करते हैं, इसके बाद लेटीट्यूड्स पढ़ेंगे, फिर लॉन्गिट्यूड्स एंड कर्कुलम ऑफ लोकल एंड स्टैंडर्ड्स टाइम जोन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये तो हम जब स्टार्टिंग में सिर्फ सबसे पहले इन चीज़ों की ही चर्चा करेंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ रिलीफ फॉर्म्स कौन कौन से हैं, ट्रोपोग्राफिकल मैप्स एंड इंटर रिलेशन, वेदर इंस्ट्रूमेंट एंड interpretations of weather maps, digital mappings, remote sensing, visual interpretations, processing of data, थीमेटिक्स मैपिंग्स कैसे करते हैं इनको, और थीमेटिक मैपिंग्स होते क्या हैं इनको। फिर है रिप्रेजेंटिंग स्टैटिकल्स डाटा बाय वेरिएबल्स डायग्राम्स, बार डायग्राम्स, ठीक है, वेरियस बार डायग्राम, हिस्टोग्राफ, ठीक, साथ ही साथ पाई चार्ट्स। तो ये 3 तो हमें डायग्राम पढ़ने, एक बार डायग्राम, एक हिस्टोग्राफ और एक पाई चार्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें जो है इस जो है सिलेबस में पढ़ना है। आई होप कि सिलेबस को आपने अच्छे से देखा होगा। इसमें अब हम बात करते हैं कौन कौन से बुक्स, अलग अलग जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं, जैसे कि आपको जो जितना फिजिकल का पार्ट है वो सभी कवर करने के लिए हम आपको बता दें कि उन सबको कवर करने के लिए आपको जो है जियोमॉर्फोलॉजी या फिजिकल ज्योग्राफी जो सरविंद सिंह की है उसे आप ले सकते हैं, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी आप सरविंद सिंह की ले सकते हैं। साथ ही साथ जो है इसमें आप मानव भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल में जो है माजिद हुसैन की एक बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक, तो उसको आप ले सकते हैं। साथ ही साथ जो मानव भूगोल के अलावा जो अन्य बहुत सारे भूगोल्स हैं उसमें से जो एक ठीक आपके थॉट्स के भी क्वेश्चंस चाहे तो आप माजिद हुसैन के ले सकते हैं, ठीक है, ज्योग्राफिकल जो थॉट्स हैं उसमें माजिद हुसैन की बुक्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे हैं वो आदिवासी भूगोल जो सेटलमेंट ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी आर.सी. तिवारी का आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे सैटेलाइट्स जो प्रैक्टिकल से जुड़े हैं तो प्रैक्टिकल में जे.पी. शर्मा की एक बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक होती है, आप वहाँ से ले लें। लेकिन सिर्फ वहाँ से प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो, लेकिन उसके अलावा जो जीआईएस पोर्शन है, जीआईएस पोर्शंस के लिए आपको डॉक्टर देवीदत्त चौनियाल की एक बुक आती है, देवीदत्त चौनियाल की, आप उसे ले सकते हैं, ठीक। इसके अलावा जो हमारा भारत के भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल में आपके चाहे तो आप माजिद हुसैन की ले सकते हैं, चाहे तो आप आर.सी. तिवारी की बुक ले सकते हैं। ये सभी बुक्स आपस में जो है एक बहुत ही अच्छी बुक्स मानी जाती हैं, ये जो है, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, ये तो बहुत ही प्रेफर करती हैं ऐसे। साथ ही साथ एक और बुक्स की बात करें तो वह है हमारा, चूँकि पॉपुलेशन ज्योग्राफी हमें पढ़ना है, जनसंख्या भूगोल, तो जनसंख्या भूगोल के लिए हम डॉक्टर एच.डी. मौर्य की एक बुक आती है, आप उसे ले सकते हैं। तो ये सारे जो बुक्स हैं, इन सारी बुक्स को हम एक एक करके जो है आप ले सकते हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारे बुक्स हैं उसमें, जैसे परिवहन भूगोल की बुक्स आती है, औद्योगिक भूगोल की बुक्स आती है, ठीक है, साथ ही साथ जो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है उसकी भी बुक्स आती है। तो हम आपसे कहेंगे कि मोटी मोटी चीज़ें जो आपको 3-4 बुकें जो हमने बताई उन चीज़ों को आप ले लें, बस उसके अलावा जो बचेंगे, क्योंकि साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे और हम इसको एक अलग से पूरा जो है आपको पढ़ाएंगे, ठीक। तो फ्रेंड्स आज की वीडियोस में इतना ही, सिलेबस को एनालाइज हमने किया, आपको ये सारी चीज़ें आई होप कि समझ में आई होंगी। फिर भी यदि किसी चीज़ को लेकर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं, दोबारा वीडियो से
ले आएंगे तो उसमें इन चीज़ों की चर्चा हम कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को और अन्य ग्रुप में इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा वीडियोज़ को, क्योंकि अभी ये चैनल ही नया है और हमें ग्रोथ करना है, तो आपके सपोर्ट के बिना ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। थैंक्स फ्रेंड।